नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए आप बेहतरीन तैयारी कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पिछली भर्ती की तुलना अगर वर्तमान की भर्ती के साथ करें तो वर्तमान की भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम है, 430 है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचेंगे तो डिमोरलाइज होंगे, डिमोटिवेट होंगे। देखिए स्टूडेंट, पद 430 से बहुत होते हैं, क्योंकि आप तो एक ही पद के लिए क्या है प्रतिस्पर्धा करेंगे और आपके लिए तो एक ही बहुत है, आपको 430 पे थोड़ी बैठना है। तो आपको तो हमेशा एक के लिए भी लड़ना होता है। यहां तो बहुत है, 430 है। तो ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि पद है उनकी संख्या कम है। 430 बहुत होती है अपने आप में, पिछली वैकेंसी की तुलना से कम है, न कि कम है। अच्छे पद है, आप बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि पद पिछली भर्ती की तुलना से कम है तो प्रतिस्पर्धा तो अच्छी रहेगी। तीसरी चीज यह है कि जो इसमें 430 विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ही मेहनत कर रहे थे, मेहनत तो और भी विद्यार्थी वो कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं। हो सकता है जो लगे उनसे कहीं अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो 430 ही कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास बेहतरीन प्लान है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है और बेहतरीन ऑनेस्टी है, यानी ईमानदारी भी क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि वो उनके पास बेहतरीन क्या होगा जिससे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो, कोई भी वैकेंसी आती है तो स्टूडेंट काफी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा होता है, 1 साल 2 साल, कई बार 3-3 साल भी हो जाते हैं। और उसके लिए वो अपनी जी जान लगाता है, मेहनत करता है, अपना टाइम लगाता है, पैसा लगाता है, ठीक है। और कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता है या दूसरे सेक्टर में पढ़ाई कर रहा होता है, उसको भी छोड़ता है और इस तैयारी में जुट जाता है। और फिर उसके बाद अच्छी मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होता है तो काफी निराशा हाथ लगती है। और फिर आगे आने वाली जो भर्ती होती है 2-3 साल का समय फिर ले लेती है। और इन 2-3 सालों के अंदर परिस्थितियां पता नहीं किस प्रकार की होती है, हम अगली बार तैयारी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कई चीजें अपने सामने होती है। इसलिए सबसे बेहतरीन जो समय है वो आज का ही है और आज की ही भर्ती सबसे बेहतरीन है। और हमें आज की भर्ती के अंदर ही क्या है, क्वालिफाई करना है, यानी आज की भर्ती के अंदर ही अपने को कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना है। तो इसके लिए हमारी जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है, बेहतरीन योजना हो सकती है, वो क्या हो सकती है? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो कोई भी वैकेंसी है या किसी भी चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए और हर टाइम आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मैं विद्यार्थी कोचिंग में भी देखता हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जिनको सिलेबस का ही पूरा आइडिया नहीं होता है। अब देखो, आपको जब तक सिलेबस का पूरा आइडिया नहीं होगा और एग्जाम पैटर्न का पूरा आइडिया नहीं होगा तो आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, आप बेहतरीन तैयारी कर ही नहीं सकते हैं। सिलेबस तो आपके दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए और पैटर्न भी दिमाग में बसा हुआ होना चाहिए। पैटर्न का मतलब मेरा यह कहना है कि जैसे सुपरवाइजर में 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 25 क्वेश्चन है वो आपके जीके के आते हैं और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में, 20 एग्रोनॉमी, 20 हॉर्टिकल्चर और 20 एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं। तो ये आपको पैटर्न पता है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आप गलत करेंगे तो नेगेटिव कितना होगा, -1 होगा। ये पैटर्न आपको पता होगा तो उसी अनुरूप आप तैयारी करेंगे ना। सिलेबस पता होगा, उसी के अनुरूप आप क्या है टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो, सिलेबस को लेके बात करते हैं। सिलेबस एक आउटलाइन होती है, सिलेबस एक आउटलाइन होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही है, सिलेबस के किसी टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है। और सिलेबस में जो टॉपिक है आप उसका लेवल क्या रखोगे, 12th लेवल का रखोगे, मतलब 12th लेवल है वो रखोगे। आप दिमाग में ये रखो कि ये 12th लेवल की वैकेंसी और आपको 12th लेवल का पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा आपको इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाना होता है। और वो डेप्थ में कैसे जाएंगे वो अपने बात करेंगे। भी आपके पास सिलेबस होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस के सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने, उनके अंदर बेहतरीन तैयारी करनी है। और उनका लेवल क्या रखना है, उनका लेवल 12th ही रखना है, क्योंकि टॉपिक का कोई लेवल नहीं है, वो बहुत डेप्थ में चला जाता है। बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक का लेवल है वो क्या है, क्लियर कर जाता है। अब क्या है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसका अगर फेवरेट टॉपिक होता है तो वो और ज्यादा डेप्थ तक चला जाता है। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सिलेबस के जो टॉपिक है उनका लेवल 12th और उससे थोड़ा सा डेप्थ में रखना है। अब थोड़ा सा डेप्थ में कैसे जाओगे? देखिए स्टूडेंट, पीछे सुपरवाइजर के बहुत सारे पेपर हो चुके हैं, है ना। यूनिवर्सिटियों ने सुपरवाइजर के पेपर है वो कंडक्ट करवाए हैं जो 12th बेसिस है। उन प्रीवियस ईयर पेपर को आप पढ़ें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपरवाइजर का स्तर क्या है, सुपरवाइजर का स्तर क्या है। सिलेबस का हर टॉपिक आपको टच करना है और उसका लेवल क्या रखना है, 12th लेवल रखना है। और थोड़ा सा आपको उससे डेप्थ में जाना है। कितना डेप्थ में जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर है, पुराने सालों के जो पेपर हो चुके हैं उनको आप देखिए, उनको आप पढ़िए, तो आपको आइडिया होगा कि एग्जाम किस तरह से पुट होता है, एग्जाम किस तरह से पुट होता है। उसके अलावा आप लगातार देख रहे हैं, हर एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है।
अब वो आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप 11th-12th का सिलेबस जरूर देखिए। 11th-12th में एग्रीकल्चर में क्या था, अगर ऐसे टॉपिक जो आपके सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं लेकिन 11वीं-12वीं की बुक में है, तो मेरा मानना है उनको भी टच करिए। जैसे सुपरवाइजर के सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है, मृदा के जो भौतिक गुण है वो नहीं दिए हुए, लेकिन हर एक सुपरवाइजर के एग्जाम में एक क्वेश्चन मृदा के भौतिक गुणों से है। तो आप कहीं ना कहीं 11th-12th की बुक को साथ में रखिए, उसका सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग भी पढ़िए, चाहे वो सुपरवाइजर के सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन टॉपिक्स को आपको टच करना ही होता है और सिलेबस के अनुरूप ही आपको पढ़ना होता है। आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है, टाइम टू प्लान। अब आपका टाइम होता है प्लान करने का। प्लान करने में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा बुक्स यानी स्टडी मटेरियल, तीसरा कोचिंग। इन 3 चीज पे आपको ध्यान देना है, 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप दिन रात पागलों की तरह पढ़िए, है ना, जब आपको नहीं समझ पड़े तो भी किताब लेके बैठे रहिए, ये कोई पैटर्न नहीं है पढ़ने का। आप अपना एक टाइम शेड्यूल डिसाइड करिए, दिन में आप 7 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 9 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जितनी आपकी एफिशिएंसी है उतना आप टाइम डिसाइड करिए और उस टाइम के दौरान हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करिए, बट पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस टाइम मुझे पढ़ना ही है, तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। अगर आपका माइंड सेट होगा कि आपको गोल अचीव करना है, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा भी। मतलब आप मन से ये सोचते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, तो अगर ऐसा आपका माइंड सेट है तो जाहिर सी बात है आप उस टाइम को फॉलो करेंगे। और अगर आपका माइंड ऐसा सेट है, पेपर दे लेते हैं, देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो अगली बार से ही, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। आपका तो गोल ये होना चाहिए कि भाई मुझे तो सुपरवाइजर लगना ही है और लग गया मैं, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। उस टाइम मैनेजमेंट के दौरान आप सिलेबस को दिमाग में रखिए। आप देखिए हिंदी को कितना टाइम देना, आपका हिंदी कैसा है उसके अनुसार आप डिसाइड करेंगे। 15 क्वेश्चन आने हैं वो भी आपको देखना है, कितने टॉपिक है वो भी आपको देखना है, और उसके हिसाब से आप टाइम डिसाइड करेंगे। इतना टाइम मैं डेली हिंदी को दे दूंगा, इतना मैं जीके को दे दूंगा। जीके में भी आप देखो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कल्चर है, तो उसको डिवाइडेशन कर लोगे ना भी मैं हिस्ट्री को टाइम इतना दूंगा, कल्चर को टाइम इतना दूंगा और जियोग्राफी को टाइम इतना दूंगा। उसके बाद आप एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट है, देखिए आपका उसमें लेवल क्या है, स्तर क्या है, उसके आधार पे अपना आप टाइम डिसाइड कर लीजिए। जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़िए, न मोबाइल चलाइए, न इधर उधर की बातों में ध्यान दे। मैं कह रहा हूं दिन में 24 घंटे है, आप 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ 8 घंटे पढ़ लेते हैं, उसके बाद 8 घंटे सोइए, आपके पास बच जाएंगे 8 घंटे। उन 8 घंटे के दौरान चाहे आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात करें, फोन वैसे कम यूज करना चाहिए, थकान प्रेरित करता है, मतलब थकान को बढ़ाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमेशा ही थकान को बढ़ाते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट जाता है, आपके सोने पर भी इफेक्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनसे बाहर निकलिए, थोड़ा सा खुले में सांस लीजिए, दोस्तों के साथ बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, जैसा भी आपको करना है, मेरी एडवाइस है। लेकिन आपके पास 8 घंटे बहुत है बाकी काम करने के लिए। जिस समय पढ़ाई कर रहे हो वो आपका प्राइमरी काम है, मुख्य काम है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरे काम में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे से आप ऊपर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 8 घंटे पढ़ रहे हो तो सुपरवाइजर में सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। आप आज से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और टिल एग्जाम तक 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी है, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। जो हम आगे की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करते जाओ तो आपको क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अब आप ये सोचो कि मैं बता दूं कितना हिंदी पढ़ना है, कितना जीके पढ़ना है, भी इतने घंटे ये पढ़ो, इतने घंटे, ऐसा नहीं होता। वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है भी। आपका बेस पहले से कैसा है उस आधार पे आप डिसाइड करेंगे, और आप जो टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे ना उसे ही फॉलो कर पाएंगे। हो सकता है आपकी सुबह 7 बजे तक आंखें ही न खुलती और मैं बोल दूं कि सुबह 4 से 6 आपको हिंदी पढ़नी है, हो पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इसलिए टाइम मैनेजमेंट खुद का होता है। दूसरा आपके टाइम के बारे में नहीं जानता है, आपका दिन का फेवरेट टाइम जो है उसके बारे में नहीं जानता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना होता है। तो आप सबसे पहला तो करिए टाइम मैनेजमेंट। दूसरा आप स्टडी मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टडी मटेरियल की बात करें, देखो एक तो आपको 11th और 12th की बुक कंसल्ट करनी ही करनी है, हालांकि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनको भी किस तरह से करेक्ट करेंगे अपने बात करेंगे।
आपको 11 12th की बुक कंसल्ट करनी करनी है और एक अच्छे राइटर की जो सुपरवाइजर के लिए स्पेशल बुक है वो आपको कंसल्ट करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी बुक कंसल्ट करें या किसी और राइटर की बुक कंसल्ट करें, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आपको एनालाइज करना है, आपको पता लगाना है कि कौन सा राइटर है वो आपको बेहतरीन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको एक अच्छे राइटर की बुक, एक ही बुक बहुत है सुपरवाइजर के लिए, एक तो आप अच्छे राइटर की बुक ले लीजिए जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए है, प्लस 11 12th की बुक है वो ले लीजिए। अब जब वो आप एक अच्छे राइटर वाली बुक पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 11th 12th की बुक में भी पढ़िए, 11 12th की बुक में भी पढ़िए। जो उस अच्छे राइटर वाली बुक में, कॉम्पिटेटिव बुक में जो चीजें नहीं है और 11 12th में है वो उस बुक के अंदर ही लिख लें, कोई बात नहीं, गंदी हो जाए, वो आपकी बुक है, वो आपके सिलेक्शन दिलवाने वाली बुक होगी। उसके अंदर 11वीं 12वीं वाली जो एडिशनल चीजें वो उसको लिख लीजिए, ताकि 11वीं 12वीं की किताब आपको रिवीजन के समय न उठानी पड़े, उसके अंदर ऐड कर लीजिए। अब देखो जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती है, मान लो कि जो राइटर है उसने कुछ लिख रखा है और 11वीं 12वीं की बुक में कुछ लिखा हुआ है। पहले तो मैं आपका माइंड ये क्लियर कर देता हूं, आप चैलेंज हमेशा सिर्फ और सिर्फ 11वीं 12वीं यानी बोर्ड की बुक के आधार पे ही कर पाओगे किसी क्वेश्चन को। उसमें अगर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है और एग्जाम में कुछ और माना गया, आंकड़ों को छोड़ के, आंकड़े कभी भी बोर्ड की बुक के नहीं माने जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की बुक आई है 2020 में और आप हो 2023 में, तो आंकड़े तो उस हिसाब से बदल जाएंगे ना। आंकड़ों को छोड़ के कोई भी चीज बोर्ड की बुक है अगर उसमें दी हुई है, तो अगर एग्जामिनर ने या एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन आया और उसने कुछ और आंसर माना है, तो आप बोर्ड की बुक के अनुसार उसको चैलेंज कर सकते हो। अब अगर बोर्ड की बुक में सही चीज दी हुई है तब तो आपका आंसर सही हो जाएगा, और बोर्ड की बुक में ही गलत है तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। बोर्ड की बुक में ही अगर गलत है ना तो वो डिलीट हो जाएगा, चाहे बोर्ड की बुक गलत क्यों ना है। लेकिन स्टूडेंट बोलेगा मैं तो आपकी बुक पढ़ रहा हूं, बोर्ड की बुक पढ़ रहा हूं, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये सजा क्यों, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ता है। तो एक अच्छे राइटर की बुक ले लीजिए और एक 11 12th की बुक ले लीजिए। जब पहली आप रीडिंग कर रहे हैं उस समय 11 12th की बुक से जो चीजें आपकी उस राइटर की बुक में नहीं है उसके अंदर ऐड कर लीजिए, उसके बाद 11 12th की बुक को धर दीजिए, मतलब उसके आगे अपने को कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन में वो ही आपके लिए एक ग्रंथ बन जाएगा जो आपको पार निकालने वाला है। उसके बाद बची बात ऑब्जेक्टिव बुक। देखो कृषि पर्यवेक्षक के लिए जो स्पेशल मॉडल पेपर्स है आप उनका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेवेंट होने जरूरी है। अब जनरल एग्रीकल्चर की जो वास्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक है यानी एमसीक्यू की बुक है, उसमें तो बीएससी के एग्जाम भी टारगेट किए जाते हैं या फिर और स्टेट के एग्जाम भी टारगेट किए जाते हैं, तो आप स्पेशली कृषि पर्यवेक्षक के जो मॉडल पेपर है उनका ही इस्तेमाल करें। तो मॉडल पेपर आप सबसे पहले तो एक मॉडल पेपर पर भरोसा करें, एक ही मॉडल पेपर पे भरोसा करें, ज्यादा मॉडल पेपर पे भरोसा मत करें और ज्यादा राइटर की बुक न पढ़ें, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, कंट्रोवर्सी आ जाएगी, किसी में कुछ लिखा है किसी में कुछ लिखा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आप निर्णय नहीं ले पाओगे कि आंसर क्या देना है। इसलिए मैंने कहा 11वीं 12वीं की दोनों तो ये बुक और एक आप एक राइटर की बुक, ये तीन कंसल्ट कर लोगे तो काफी है। और सुपरवाइजर में सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उनसे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है अगर आपने कोई अच्छे राइटर की बुक चुनी है तो। सुपरवाइजर 12th लेवल का बहुत बड़ा स्टडी मटेरियल नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन दे दिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। और एक ही अच्छा मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस में लीजिए, एक ही अच्छा मॉडल पेपर है वो आप प्रैक्टिस में लीजिए, ज्यादा मॉडल पेपर के चक्करों में मत जाओ, नहीं तो वहां भी आपको क्या है, कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा मटेरियल पढ़ने की वजह से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो निर्णय लेने के सक्षम ही नहीं हो पाते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक मेरी हो या मॉडल पेपर मेरा हो, किसी का भी हो, लेकिन एक पे भरोसा करो आप, किसी का भी हो आप एक पे भरोसा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगली चीज आती है कोचिंग क्लासेस। सबसे पहला तो आपका ये निर्णय होना चाहिए कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। देखो पूरा मार्केट फेक है, मीडिया फेक यानी झूठा, राजनेता झूठे, तो कोचिंग वाले क्यों नहीं झूठे भाई, है ना। माहौल ही ऐसा है, कल्चर ही ऐसा है, झूठ नहीं बोलेंगे तो मर जाएंगे बेचारे। अब देखो कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, फर्स्ट रैंक पता नहीं कितनी कोचिंगों की आ जाती है, और जिस स्टूडेंट की आई वो पता नहीं कहां कहां जाके इंटरव्यू दे देता है। तो मार्केट तो पूरा फेक है ना, मार्केट तो पूरा फेक है। आप किसी से पूछोगे मुझे कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोचिंग वाला क्यों बोलेगा भाई कोचिंग नहीं करनी चाहिए, करो पैसा आएगा। लेकिन देखो कोचिंग करनी है या नहीं करनी है आप डिसाइड करोगे, आपका बेसिक क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो क्यों कोचिंग भाई, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की। बस आपने जो टाइम प्लानिंग किया है, मैनेजमेंट, उसको जो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग की है उसको फॉलो प्रॉपर करना है बस आपको।
कई स्टूडेंट बोलते हैं जी कोचिंग आते हैं तो रूटीन बन जाता है। जब आप खुद का रूटीन ही नहीं बना सकते तो बताओ कैसे सिलेक्शन करवा सकते हैं। जिसको गोल की लालसा होती है वो अपने आप ही रूटीन बना लेता है, उसको कोचिंग जैसा नशा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, है ना, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोचिंग करनी चाहिए, कहीं से भी करो, जरूरी नहीं है मैं कहूंगा कि मेरे पास ही आके करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको एक रूटीन की जरूरत है और टाइम शेड्यूल की जरूरत है। तो आप कोचिंग के नशे से क्या है, ये शेड्यूल नहीं बना सकते, ये सिर्फ आपका वहम है। क्या पता कोचिंग में जाने के बाद उल्टे सुल्टे काम करने लग जाओ, है ना, दुनिया की रंगीनियां आपको इधर उधर खींच ले। पहले अच्छा भला ध्यान तो लगा हुआ था पढ़ाई में, वो पढ़ाई से ध्यान हट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जिसकी गोल के प्रति क्या होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, वास्तविक प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, वो क्यों नहीं शेड्यूल बनाएगा, बना लेगा भाई, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अगर आप गोल से प्रेम करते हैं तो ये वहम मत रखें कि कोचिंग से रूटीन बनता है। बस आप इस बात पर डिसाइड करें कि आपके बेस क्लियर है या नहीं है, फंडे क्लियर है या नहीं है। नहीं है तो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। पैसे की मत सोचो, इन्वेस्टमेंट है ये, पैसे की मत सोचो, ये इन्वेस्टमेंट है, आगे आउटपुट लेके आएगा। और आपके बेस क्लियर है तो आप सेल्फ स्टडी करो। क्या सेल्फ स्टडी करने वाले सिलेक्शन नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते हैं। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करे? हर कोचिंग वाला बोलेगा पिछले सुपरवाइजर में मेरे इतने चयन हुए, सबके जोड़ लोगे तो मेरे हिसाब से 30-40 हजार सुपरवाइजर का चयन हो गया होगा। वैकेंसी तो 2000 के लमसम ही थी ना, सब कोचिंगों के सिलेक्शन जोड़ लोगे तो 40-50 हजार निकल जाएंगे टोटल। तो आप सिलेक्शन देख के तो कैसे पता लगा सकते हैं भाई इस कोचिंग में जाएं या उस कोचिंग में जाएं? रिसर्च करो, जो लोग पहले से सुपरवाइजर लगे हैं या जो सिंसियर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो सजेशन देते हैं, उनका सजेशन लो और उसी कोचिंग को ज्वाइन करो। मार्केटिंग पे मत जाओ। मार्केटिंग मतलब फेक, मार्केटिंग मतलब क्या है? फेक। मार्केट में तो बहुत सारा झूठ बोला जाता है, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, हमारे बच्चे ने ये नाम कर दिया, वो नाम कर दिया, ये तो चलता रहता है, ये मार्केट का काम है। और आपका काम है सही को चुनना। आप सही कैसे चुनेंगे? एक अच्छा रिसर्च करके, है ना, समझदार लोगों से पूछताछ के, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप देखो आजकल सारे कोचिंग वाले यूट्यूब पे आए हुए हैं भाई, सारे कोचिंग वालों के लेक्चर आपको मिल जाते हैं। आप देखो आप किसके साथ कंफर्ट है, आपको बेहतरीन सर्विस कौन प्रोवाइड करवा सकता है, वही कोचिंग ज्वाइन करनी है। सोचने वाली क्या बात है? कोई ज्यादा लंबी चौड़ी सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं और आप पहले से बेहतरीन है तो जाहिर सी बात आप सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन करवाएंगे। और वास्तविकता ये है कि मैंने जेट के एग्जाम के बाद कोई कोचिंग नहीं की और सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कोचिंग करना, लेकिन आपके बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है ना तो कम समय होता है, इसमें फिर आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मुश्किल ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है, तब आप बिल्कुल मत सोचिए। तो आपको कोचिंग क्लासेस के बारे में क्या सोचना है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है, आर यू रेडी फॉर एग्जाम्स? क्या आप एग्जाम के लिए रेडी है? सिर्फ पढ़ने से ही थोड़ी पता लगेगा, पढ़ने से ही थोड़ी पता लगेगा। या आप ऐसे डेली के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं और घंटे बढ़ते जा रहे हैं आपके, ना, आज 8, कल 8, 16, 24 ऐसे हो गए, तो आप क्या ऐसा सोचते हो कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए? नहीं भाई, एग्जाम के लिए आप जितना हार्ड वर्क करते हैं, जितना प्रिपरेशन को टाइम देते हैं, उतना ही महत्व खुद का एनालाइज, विश्लेषण और प्रैक्टिस होता है। खुद का एनालाइज यानी खुद का एनालाइज जो होता है, विश्लेषण होता है, वो उतना ही महत्व रखता है और प्रैक्टिस भी उतना ही महत्व रखती है। आप जाहिर सी बात है सारे टॉपिक एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो आप जैसे जैसे टॉपिक क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे क्या करें, उनके टेस्ट दें, टॉपिक वाइज टेस्ट दें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन क्लियर करते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दें। और जिस समय आप टेस्ट दे रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस देते समय आप किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन चला रहे हैं, सीरियस नहीं है, तो आपकी प्रैक्टिस में चोरी हो रही है। आप खुद चोर हो, आप खुद बेईमान हो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करते समय आपको फाइनल एग्जाम का फील रहना चाहिए। मैं किसी के साथ नहीं बोलूंगा, चाहे कितना ही तगड़ा मेरा दोस्त है, मुझे पीछे से बोल रहा है कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता, चौथे का बता। कोचिंग में जब टेस्ट होता है ऐसे स्टूडेंट करते हैं, आदत है ये भी। कोचिंग में कम नंबर लाने और ज्यादा नंबर लाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोचिंग में बच्चों को अगर नकल का मौका मिल जाए तो 70% नकल मांगते हैं। बताओ, आप जब खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं तो परिणाम आपके साथ क्यों बेईमानी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, उसका हक बनता है। ठीक है, तो जब भी प्रैक्टिस करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस सेट निकालते समय कभी भी बातचीत नहीं करनी होती और हमेशा फाइनल एग्जाम एटीट्यूड से ही आपको क्या है प्रैक्टिस करनी होती है। अब उसमें पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ें। आसान क्वेश्चन है तो जल्दबाजी न करें और मुश्किल क्वेश्चन है तो डिमोरलाइज न हो, यानी निराश न हो। ज्यादा आप 50 में से 30 ही कर पा रहे, निराश मत हो भी मैंने तो टॉपिक पढ़ा था लेकिन मैं बेहतरीन नहीं कर पा रहा। यही तो जांचना था हम कितने कर पा रहे हैं। अगर पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो उस टॉपिक को फिर से तैयार करें। यही तो विश्लेषण है भी, हम है कहां पे, हमारा जो अस्तित्व है वो कहां पे है, इसी को तो विश्लेषण कहते हैं। ये अगर बार बार करेंगे तो वो 30 से 40, 40 से 50, 50 में से 50 न तो 40 में से 45 तो आ जाएंगे और सिलेक्शन के लिए तो पर्याप्त है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना होता है। उसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होते हैं। जैसा फाइनल एग्जाम में 15 क्वेश्चन हिंदी के, 25 जीके के और 20 एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के, टोटल 100 क्वेश्चन, वैसे ही टेस्ट आप दो। और जब टेस्ट देते हो, चाहे किसी कोचिंग में दे रहे हो, चाहे आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, चाहे आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले रखे हैं, पूरे 2 घंटे टाइम खर्चना है आपको, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी 2 घंटे मिलेंगे। चाहे आपका एग्जाम 1 घंटे में खत्म हो जाए, आपको लगे 1 घंटा बर्बाद हो रहा है, करो बर्बाद, वो बर्बाद नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है भाई। क्योंकि आप एग्जाम में भी 1 घंटे में पेपर कर लेंगे, उस 1 घंटे के बाद क्या करेंगे, उस एग्जाम के साथ छेड़छाड़, नेगेटिव करेंगे और सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। जब आप पूरे 2 घंटे लेके उस पेपर को लेके बैठे रहोगे, उस प्रैक्टिस सेट को बैठे रहोगे, तब आपको एक आदत पड़ेगी कि आपको क्या करना है। पहले प्रैक्टिस सेट में ज्यादा नेगेटिव कराओगे तो दूसरे में आपको याद रहेगा, पहली बार मेरे साथ गलत हुआ था, इस बार मैं गलत नहीं करूंगा खुद के साथ। यही ईमानदारी, होनेस्टी के साथ। देखो, होनेस्टी आपकी हर स्टेज पे होनी जरूरी है। मैंने कहा 8 घंटे आपने डिसाइड कर लिया पढ़ना है, तो 8 घंटे, एक घंटे, 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट अंतराल लिया, 1 घंटा पढ़ा, 15 मिनट अंतराल लिया। चाहे आप कैसे भी उन 8 घंटों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन 8 का मतलब ईमानदारी से आपने 8 घंटे तैयारी की है। आपने ईमानदारी से सोचा है कि मैं सुपरवाइजर बनूंगा, आपने ईमानदारी से तैयारी की है। आपने आगे के सपने नहीं लिए, सुपरवाइजर बन के ब्याह कराऊंगा, दहेज में कार मांगूंगा, मेरी गांव मेरे, ये काम आपका नहीं है। आपका काम है सुपरवाइजर बनना, ठीक है। उसके साथ जितने सपने जोड़ोगे उतना ही डर लगने लग जाएगा। तो सपने नहीं जोड़ने, सिर्फ इतना सोचना भाई सुपरवाइजर का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करके मैं सुपरवाइजर। उसके साथ कोई सपना नहीं जोड़ना है। सपने जोड़ते ही इंसान कमजोर हो जाता है। सपना आदमी की कमजोरी होती है, ध्यान रखना। मैं वो हरियाणा वाली सपना की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सपनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट के दौरान सबसे ज्यादा होनेस्टी दिखानी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लोग क्या है, होनेस्टी के साथ नहीं करते हैं। ऑफलाइन में हमारे जितने भी बैच चलते हैं उन सब बच्चों को मैं ये बात समझाता हूं, और जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन देखता हूं कि 90% स्टूडेंट 1 घंटे में पेपर दे, मतलब करके और देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम 2 टेस्ट लेते हैं, एक सैटरडे को, एक संडे को। संडे को बड़े टाइटनेस के साथ लेते हैं, और सैटरडे को बच्चा क्या करता है, अपना पेपर किया और 1 घंटे में ही पार हो जाता है, क्योंकि संडे को, वो सैटरडे को हम रोकते नहीं है सैटरडे वाले टेस्ट में। तो 1 घंटे में, कई 45 मिनट में, और उनको बोलता हूं आपको पूरे 2 घंटे लेने चाहिए, लेकिन नहीं लेते। वो खुद के साथ बेईमान है और उनके साथ बेईमानी होगी। और जो स्टूडेंट इस चीज को समझता है कि प्रैक्टिस बहुत, जितनी आपकी तैयारी महत्व नहीं रखती, उससे ज्यादा प्रैक्टिस महत्व रखती है। आप प्रैक्टिस ढंग से करोगे, 2-2 घंटे का टाइम लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने का प्रभाव क्या पड़ेगा, एग्जाम में आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हाथ कांपेंगे नहीं, पेन ऐसे हिलेगा नहीं, आप स्थिर रहोगे, क्योंकि आपने वैसी चीजें कई बार झेल ली है, यानी वैसी प्रैक्टिस कई बार कर ली है। जब पहली बार कोई चीज आपने सामने आती है तब हम डिसीजन नहीं ले पाते, क्या कर पाते हैं, क्या करें, और डर जाते हैं। इस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। लेकिन आपने तो वो सेम चीजें बहुत बार फील की है, अब आपको क्या डर है, कोई डर नहीं होगा। प्रैक्टिस आप में कॉन्फिडेंस लेके आती है, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस एक्चुअल ऑनेस्टी प्रैक्टिस से ही आएगा। ये बात मेरे से लिखवा लो, चाहे आप। अच्छे अच्छे स्टूडेंट बेहतरीन तैयारी करते हैं, एग्जाम में जाते जाते घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बैठ जाता है, उन्हें लगता है आसपास ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसमें दोषी वो खुद ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं की। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, बाउंसर आता है, मुंह पे डर लगने का डर होता है। अब क्या है, प्ले बार बार क्या है, बाउंसर पे खेलने की कोशिश करता है, बार बार बाउंसर को डील करने की सोचता है, तो बाउंसर पे चोट नहीं खाता है। और जो ये कहता है कि एग्जाम में ही देखेंगे बाउंसर आएगा, तब बाउंसर इतना खतरनाक आता है कि यहां दिमाग में लगता है और खिलाड़ी चित्त हो जाता है। समझ रहे हो आप।
तो आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है भी। हार्ड वर्क तो करना ही करना, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी शानदार करनी है। और मेरे हिसाब से यही स्मार्ट वर्क है आपका, मेरे हिसाब से यही स्मार्ट वर्क है। अब बात रहा कंटेंट को आप कैसे डील करेंगे। कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं कंटेंट्स को डील करने के। जैसे आप क्या है क्रॉप स्टार्ट करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं इस क्रॉप की फैमिली ये है, ये क्रोमोसोम नंबर है, ये इसका ओरिजिन है, और ये इसका इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम का प्रकार है, ये इसके फल का प्रकार है, इतना इसमें प्रोटीन है, इतना है। आपके पास हर एक क्रॉप में अच्छी खासी लाइनें बन जाती है। इससे अच्छा आप फैमिली का नाम लिखें, है ना, और उस फैमिली में कितने मेंबर है। जैसे आपने ग्रेमिनी लिखी, सारे अनाज ग्रेमिनी में है, गन्ना भी ग्रेमिनी में है, जो घासें हैं वो भी क्या है ग्रेमिनी में। तो आप सदस्य एक लाइन में कितनी क्रॉप याद होगी। अब आपने 18 गुणसूत्र लिखे, 18 किस किस में पाए जाते हैं सबके नाम लिख लो। तो आप जो चीजें 15 लाइनों में याद करने वाले थे वो एक लाइन में याद होगी। 18 गुणसूत्र इसमें है। भारत किस किस का उद्गम है, अफ्रीका किस किस का उद्गम है ना, और अगर हम बात करें यूरोप किस किस का उद्गम है, मैक्सिको किस किस का उद्गम है। तो आप उस कंटेंट को छोटा करें, कुछ मेहनत करें। अंकुरण प्रतिशत 60 किस्में हैं, 65 किस्में आगे नाम लिख लो, 70 किस्में नाम लिख लो, 75 किस्में नाम लिख लो। हर एक क्रॉप का अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। तो जो चीज से मैं उनको क्या करो एक टेबल फॉर्म में ले आओ। जितनी चीजें टेबुलेटेड फॉर्म में आ सकती है, सारणी की अवस्था में आ सकती है, उनको सारणी में लाने की कोशिश करो। और उन सारणियों को क्या कर दो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। मैं कह रहा हूं सुपरवाइजर का 35% कंटेंट, 35% कंटेंट है, कुछ एक सारणी में आ जाएगा। 15 एक सारणी में 35% कंटेंट आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और वो सारे का सारा आप अपने रूम में चिपका दो, बड़ा की सारणी, है ना, थोड़े बड़े चार्ट पे बना लो सारणी। आप बैठे हैं रूम में, देखोगे तो कहीं ना कहीं तो देखोगे वहीं चार्ट चिपका हुआ है, पढ़ लोगे। हाँ मतलब पढ़ने का टाइम ही नहीं है आपका, फ्री रहने का टाइम है, फिर भी पढ़ाई हो रही है। दोस्त आए हुए हैं, दोस्त से बात करते करते हुए ध्यान तो दीवार पे जा रहा है, वहां कुछ अक्षर पढ़ा गया। सुबह उठे, आंखें से खोली, सामने 4 अक्षर दिख गए, जबरदस्ती दिख जाएंगे। तो वो आपका 35-40% कंटेंट तो उन 10-12 चार्ट से हो जाएगा। तो जितने पॉसिबल टेबल है उतने पॉसिबल टेबल बना लो, ये आपका सबसे स्मार्ट वर्क है। मैं कह रहा हूं ना 35 से 40% कंटेंट उन चार्ट्स पे उतार लो। आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है, अरे भाई नहीं है टाइम कंज्यूमिंग। बनाने में 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन याद करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो याद करने में 40 दिन लगा दोगे, याद करने में 40 दिन लगा दोगे। अभी तो बनाने में ही 4 दिन लगे हैं, बाद में तो वो आपके सामने पड़ा है, आपको वैसे ही याद होता जाएगा। खड़े हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, तो हर जगह पे वो आपको चार्ट दिख रहा है, तो वहां से आप पढ़ लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, इसे स्मार्ट वर्क बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, स्मार्ट वर्क बोलेंगे। और फाइनल में मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं आपको। लास्ट के तैयारी के समय आपको प्रैक्टिस सेट जरूर मतलब लगाने चाहिए। आप लोकल में आपकी कोई अच्छी कोचिंग है, वो आपको ऑफलाइन अच्छे टेस्ट सीरीज दे रही है तो वो ज्वाइन करो। आपको लग रहा है कि हमारे आसपास बढ़िया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। उसके अलावा आपको मैंने बोला था एक मॉडल पेपर, वो लास्ट में ही खरीदना होता है जब आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। उस मॉडल पेपर के हर सेट को ईमानदारी से करो। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको सिलेबस के साथ शुरू में ही देखने, ताकि आपको पता लगे कि लेवल क्या है। फिर उनको बार बार देखते रहो, ताकि आप बार बार उन क्वेश्चंस का क्या है एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलते हैं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, डर किस बात का है। न तो आपने एग्जाम पास होने के बाद सपने सजाए हैं, और न ही आपने अपनी तैयारी के दौरान बेईमानी की है, न ही आपने प्रैक्टिस के दौरान बेईमानी की है। आपको डर किसी भी चरण पे नहीं लगेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी चरण पे डर नहीं लगेगा। और जो डर गया वो मर गया, है ना, जो नहीं डरा वो एग्जाम पार कर लेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन आपको डेली बेसिस क्विज प्रोवाइड करवाती है, जो प्योर हिंदी माध्यम की क्विज है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल फ्री है। और उसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे रोजाना क्विज होती है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन रहने वाली है। उसके अलावा जो हमारी बुक है कृषि पर्यवेक्षक के लिए 2023 के लिए, आप ये भी परचेज कर सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे पूरे का पूरा जो सुपरवाइजर के कंटेंट का सेट है वो दिया हुआ है, तो आप वो परचेज कर सकते हैं, यानी पूरा सेट है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल एनालाइज करके ही लेना है, हमारा बढ़िया तो ही लेना है, ये आपको रिसर्च करना होता है। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो बढ़िया है तो ही लेना है,
ऑफलाइन श्री गंगानगर राजस्थान में हमारा कोचिंग संस्थान है। आपको लगता है कि हम ऑफलाइन बहुत बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं तो ही आपको आके कोचिंग ज्वाइन करनी है। जहां आपको अच्छा लगे, जहां बेहतरीन, किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा नहीं करना होता है, वास्तविकता पे भरोसा करना है। और लास्ट बात, कभी भी किसी काम को स्ट्रेस के साथ माथे में सिकल लेके मत करो, वो काम ढंग से पार जाएगा नहीं। सुपरवाइजर बनना है तो खुश होके पढ़े, परिणाम अच्छा आएगा। खुश रहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब खुश रहते हो तो हर चीज की एफिशिएंसी, दक्षता बढ़ती है। आपके याद रखने की जो पावर है, दिमाग की क्षमता है, वो भी क्या है, बढ़ेगी। इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको खुश, अगर आप सोचते हो कि पढ़ना ही खुश रहना होता तो फिर हम पहले ही पढ़ लेते, तो भाई आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते। आपको सुपरवाइजर बनना है, आपका गोल है, तो उसके लिए रास्ता क्या है, पढ़ाई है, वो आपको करनी पड़ेगी और खुशी खुशी करनी पड़ेगी। खुशी खुशी करनी पड़ेगी। खुशी खुशी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, रो पिट के करोगे तो टाइम भी खराब हो जाएगा, पैसा भी खराब हो जाएगा और बहुत कुछ अपने को नुकसान है वो भी हो जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक, कि आप बेहतरीन तैयारी करें, अपने जीवन में कामयाब हो, लेकिन अच्छी प्लानिंग करें, तभी आपका परिणाम है वो आएगा। थैंक यू।